चलिए बच्चों, अपन ने कल से पार्ट 5 पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने इनका ओवरव्यू दिया था। एक बार जब भी अपन पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे सेक्शंस आपको याद कराने होते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि सेक्शन याद होते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाते हैं। एक है 116 से 138, इसमें 3 बातें पढ़ेंगे हम। इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन होती है, उनकी पावर्स क्या होती है, एक बार पढ़ा दूंगा बट एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्च कब होती है और सर्च के दौरान डिपार्टमेंट की क्या क्या पावर्स होती है, और सर्च के दौरान जब वो सारा पैसा आपके यहाँ से ले जाएंगे तो उसको वो कैसे रिलीज करते हैं, ऐसी बातें आप यहाँ पढ़ेंगे। ये आता है सर्च के बाद सर्वे और इंक्वायरी। इंक्वायरी सबसे लोअर हथियार होता है गवर्नमेंट का, सर्वे उससे खतरनाक होता है और सर्च सबसे खतरनाक होता है। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कितना सीरियस मैटर है, किसी से इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी डायरेक्ट एसएससी से भी हो सकती है या एसएससी के बारे में किसी और से भी हो सकती है। ज़्यादा डाउट होता तो सर्वे हो सकता है और उसके बाद क्या हो सकती है, सर्च। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीक्वेंस में होगा, पहले इंक्वायरी फिर सर्वे और सर्च। वो कुछ भी कर सकते हैं मामले की सीरियसनेस को देखते हुए। बच्चों ये हम पहले नहीं पढ़ सकते, हमको पहले यही पढ़ना होता है असेसमेंट प्रोसीजर, क्योंकि इनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, वो जब तक आपको ये नहीं आएगा ना समझ में, आपको इनकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो थ्योरी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है बच्चों, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये है स्पेशल लायबिलिटी केसेस। ये रेयर ऑफ रेयर आता है। मैं आपको 5-7 सेक्शन बताऊंगा कि यही आते हैं, बाकी कुछ नहीं आते। सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कौन सा, टीडीएस और टीसीएस। बताओ बच्चों, 207 से लेके 218 कौन सा होता है, एडवांस्ड है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 220 से लेके 232 कलेक्शन एंड रिकवरी, कल बताया था मैंने सबके बारे में। 234 ए से लेके 234 क्या, एफ, इंटरेस्ट और लेट फीस। ठीक है, अगर आप रिटर्न लेट भरते हो तो आप पे ब्याज लगता है, लेट फीस लगती है। आपने इंटर में सुना होगा 5,000 रुपये तक का लगता है बच्चों, और ये प्रोविजंस यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद रिफंड, अगर तुमने ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया तो बच्चों क्या होगा, रिफंड। बच्चों ये जो है ना, इनको पढ़ने में टाइम लगता ही नहीं, इसको पढ़ने में टाइम लगता ही नहीं है, इसको पढ़ने में टाइम लगता ही नहीं है। मेन किसको लगता है, इसको और इसको। तो 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं, कौन से, एक तो ये और एक ये। उसके बाद 245 ए से लेके 245 टी के बीच में 2 सेक्शन आते हैं, 2 चैप्टर आते हैं, एडवांस रूलिंग और सेटलमेंट कमीशन। क्या बोला मैंने, अभी दिसंबर में 21 में पेपर हुआ था, तो एडवांस रूलिंग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बताओ एडवांस रूलिंग कौन से मैटर में ली जाती है। तो कल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था किसका, एडवांस रूलिंग का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है 246 ए से लेके कौन सा, 268 ए, अपील एंड रिवीजन। और लास्ट कौन सा आता है बच्चों, 269 से लेके बच्चों 279 के आसपास आता है, जिसका नाम है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। दीज आर द थ्योरेटिकल चैप्टर्स। बच्चों अगर आप मेरे से पूछते हो सर लास्ट मोमेंट बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 अपील, एडवांस रूलिंग और सेटलमेंट कमीशन 4th और 5th, सर्च की 6, ये प्रायोरिटी होती है मतलब। ठीक है, आपको क्या करना है, जो रेयर ऑफ रेयर आता है ना, उसको क्या करना चाहिए कि अपने या तो सेल्फ नोट्स बना लो छोटे छोटे, और जो की बातें होती है ना वो ध्यान रखो आप, ताकि हमारे को उनको कर सके। और बड़े चैप्टर्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो आज बताइए हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, असेसमेंट प्रोसीजर। कॉपी में लिखिए असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर लिख दिया आप लोगों ने। क्या नाम है चैप्टर का, असेसमेंट प्रोसीजर। ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है ना। पहला पार्ट है सेक्शन 139 से लेके कौन सा, 148। दूसरा पार्ट है 143(1) से लेके 142 से लेके 145।
ये पार्ट है, और तीसरा पार्ट आता है 147 से लेके 158। ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है, 139A से लेके 148, 142 से लेके 145 और 147 से लेके 158। इस बार जिन्होंने पिछला टाइम दिया था, इस पार्ट में और इस पार्ट में मेजर चेंज नहीं आए, मामूली सी ड्यू डेट चेंज हुई है। बट ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें अच्छा खासा क्या है, चेंज आया है पार्ट 3 में। ओके बच्चों, ये 3 पार्ट क्या है? ये जो पार्ट है ना, इसमें आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? रिटर्न बनने के लिए लायबल कौन है? पहला टॉपिक क्या है? रिटर्न बनने के लिए लायबल कौन है? हु इज लायबल फॉर फाइलिंग द क्या, रिटर्न। तो बच्चों ये टॉपिक कोई छोटा मोटा नहीं है। बताओ इसका पहला पार्ट क्या है? हु इज लायबल फॉर फाइल द रिटर्न। लिखो बच्चों, इसके पार्ट पढ़ते जाते हैं। हु इज लायबल फॉर फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न बनने के लिए कौन लायबल है? ठीक है, जब मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा तो यहां पे 1 2 3 4 5 ये सारी सिचुएशन ऐसी है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में आ जाओगे तो आप रिटर्न बनने के लिए क्या हो, लायबल। ये सिचुएशन आपने इंटर में भी पढ़ी होगी कि रिटर्न बनने के लिए क्या हो, आप लायबल हो। हु इज लायबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न। दूसरा टॉपिक है, अगर लायबल हो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्या बताया? रिटर्न बनने की ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है बच्चों, तो कौन लायबल है और क्या ड्यू डेट ऑफ कर लायबल है। ठीक है, एक आएगा बच्चों डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद रिटर्न। रिटर्न के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे? आजकल वैसे तो पेपरलेस रिटर्न हो गया, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट जाते ही नहीं है। फिर भी बताओ क्या नाम है सेक्शन का? डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद रिटर्न। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जाते हैं, या जाते भी या नहीं जाते, समझ गए? अच्छा, अब मान लो आपने रिटर्न भरने की एक ड्यू डेट होती है, आपने रिटर्न टाइमली नहीं भरा, रिटर्न टाइमली नहीं भरा, तो उसकी सजा क्या होगी? क्या सजा होगी? हम सजा सहने के लिए तैयार है, बट रिटर्न तो भरने दो। तो बताइए, उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलते हैं? एक तो ये पढ़ेंगे, तो एक सेकंड रुक जाओ, बिलेटेड रिटर्न पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई बंदा अपना रिटर्न टाइमली ना भर पाए तो वो लेट भी भर सकता है। आखिर कितना लेट? एक बंदा जिसने रिटर्न भरा और उसमें कोई गलती हो गई और खुद ने गलती को पहचान लिया, तो अपने रिटर्न को क्या कर दे, रिवाइज। और एक आपको ध्यान होगा कि जब हम लॉस होता है तो आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो इंटर में एक सेक्शन पढ़ा था, अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न टाइमली भरना क्या होता है, जरूरी होता है। तो 3 रिटर्न पढ़ेंगे, लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न। 3 और पॉइंट पढ़ेंगे, कौन कौन से? लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न। सर एक बार रिपीट करना, नेट लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न और कौन सा, रिवाइज रिटर्न। क्या क्या बताया मैंने? एक तो लॉस का रिटर्न, एक कौन सा, बिलेटेड क्या होता है, जो रिटर्न हम टाइमली नहीं भरते, और एक क्या, रिवाइज रिटर्न। रिवाइज। बच्चों मैं इनको सेक्शन फॉर्म में भी आपको याद करा दूंगा, बट अभी एक बार मैं टॉपिक्स बता रहा हूं कि आखिर इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है। बताओ, ये जो भी काम है डिपार्टमेंट कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। हम खुद ही पहचान रहे हैं कि रिटर्न बनना है नहीं बनना, हम खुद ही पहचान रहे हैं कि ड्यू डेट क्या होती है, हमको खुद को ही पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, और हमको खुद को पता होना चाहिए बिलेटेड क्या होता है, रिवाइज क्या होता है, क्योंकि ये सारे काम हम कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ बच्चों, हमने रिटर्न भर दिया, हमारी तरफ से सब ओके है। रिटर्न बताओ, तुम्हारे सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाइनल, इनके जो भी होते हैं, क्या एग्जामिनेशन फॉर्म एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? ऐसे ही आईटीआर बनने के जो फॉर्म होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं।
सैलरी वाले के लिए अलग होता है, कंपनी वाले के लिए अलग होता है, ट्रस्ट के लिए अलग होता है। आपने क्या कर दिया, सैलरी का रिटर्न था और भर दिया BNP में। बताओ सही किया गलत किया? गलत। तो क्या डिपार्टमेंट रिटर्न को फाड़ के फेंक दे? नहीं। ऐसे रिटर्न को लॉ में बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफेक्टिव रिटर्न। या रिटर्न में कोई इंफॉर्मेशन देनी थी, जैसे आपको अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट लगानी थी, या आपने आपको अपना टर्नओवर वगैरह बताना था, आपने नहीं बताया, तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जाता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि मिस्टर ए तुम्हारा रिटर्न डिफेक्टिव है, तुमको 15 डेज में वो डिफेक्ट को सुधारना होता है। कितने दिन में? 15 डेज में। अगर आपने नहीं सुधारा तो फिर ऐसा माना जाता है कि रिटर्न नेवर टू बी फाइल्ड। क्या बता दो? रिटर्न नेवर टू बी फाइल्ड। तो एक पढ़ेंगे डिफेक्टिव रिटर्न। तो 4 प्रकार के रिटर्न हो गए, कौन कौन से? लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न और कौन सा? डिफेक्टिव रिटर्न। अच्छा बताओ, रिवाइज और डिफेक्टिव में क्या फर्क होता है? रिवाइज तो हम खुद करते हैं और डिफेक्टिव डिपार्टमेंट हमको हमारे संज्ञान में लाता है, नोटिस में लाता है। क्या बोला मैंने? रिवाइज तो हम खुद करते हैं और अब ये सेक्शन हमने इंटर में भी पढ़े थे, लेकिन बच्चों इंटर में आपको लिंकिंग नहीं आती थी। अब मैं अभी एक बार आपको सभी का ओवरव्यू को दे रहा हूं, मैं अभी इसका भी ओवरव्यू दूंगा और इसका भी दूंगा, फिर मैं चीज़ों को लिंक करके बताऊंगा कि देखो ये लिंक ऐसे होता है, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। फिर उसके हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रेमिंग्स आती है। तो सबसे पहले आपको लिंकिंग समझना जरूरी है, और लिंकिंग समझने के लिए सेक्शन नंबर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप सेक्शन नहीं पढ़ेंगे ना, समझ में तो सब आ जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। इसलिए नंबर्स पे बहुत ध्यान दो, नंबर्स हमको याद करने। मैं जब तक जिस चैप्टर में होता हूँ ना, उसके नंबर पूरे याद कराने की कोशिश करता हूँ, बट लेकिन बाद में आपका खुद का फर्ज है कि आप भी उस नंबर को क्या करें, याद करें। एक हैबिट बना लो, रोज 5 मिनट नंबर याद करने, रोज 5 मिनट नंबर याद करने। ओके बच्चों, तो बताओ एक क्या बताया? डिफेक्टिव रिटर्न। क्या बताया बच्चों? डिफेक्टिव। तो रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? एक तो नॉर्मल रिटर्न, लॉस रिटर्न, बिलेटेड, रिवाइज और डिफेक्टिव रिटर्न। ये हो गया मेरा यहां तक। अच्छा, अब रिटर्न पे साइन कौन करेगा? हु विल साइन ऑन द रिटर्न? मान लो नैन्सी को मेरे से दुश्मनी है, इसने उठा के क्या कर दिया, मेरे नाम से क्या पढ़ दिया, रिटर्न, और खुद ने साइन कर दिए। तो क्या ऐसे रिटर्न की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। अच्छा मान लो मैं इंडिया के बाहर हूं, रिटर्न भरने की ड्यू डेट आ गई, तो क्या मुझे ITR भरने के लिए क्या इंडिया में आना पड़ेगा, या मेरे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए? तो 140 आपको बताता है, 1 सेक्शन आएगा 140 कि रिटर्न पे साइन कौन करेगा। आगे बात समझ में? तो अगर मैं तुमको एक बार सेक्शन की झलक दिखाऊं, तो सेक्शन ऐसे हैं 139(1), 3rd प्रोविजो, 4th प्रोविजो, 5th प्रोविजो, 6th प्रोविजो, 7th प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब जानते हैं आप? अपवाद। क्या बोल रहा हूं मैं? अपवाद। ये बोलता है कि रिटर्न वही भरता है जिसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, बट इस बात के अपवाद है। 5 ऐसे केस है जहां टोटल इनकम 1 रुपया भी हो ना, तो भी रिटर्न भरना पड़ेगा। अपवाद। एक्सप्लेनेशन वो बताता है रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है। 139(3) बताता है लॉस रिटर्न क्या होता है। 139(4) बताता है बिलेटेड रिटर्न क्या होता है। 139(5) बताता है रिवाइज रिटर्न क्या होता है। 139(6)(6) बताता है रिटर्न के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे। 139(9) बताता है डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। क्या बोला मैंने? डिफेक्टिव। मेरे साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, बोलो बच्चों। हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न। यहां तक पहला टॉपिक यही पढ़ाऊंगा, रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है, लॉस रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, लॉस के रिटर्न के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और डिफेक्टिव रिटर्न। कौन सा बच्चों? डिफेक्टिव रिटर्न। बोलो बात समझ आई बच्चों? उसके बाद आपने लास्ट कौन सा लिखा? हु विल साइन ऑन द रिटर्न। फिर यहां पे आएंगे 3 थ्योरेटिकल सेक्शन, 139A, 139AA और 139B, और फिर आएगा 140 और एक आता है 140A। दिस इज द एंटायर सेक्शन जो हमको क्या करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे। कहां पे? पार्ट 1 में। समझ गया बात को? अब ये क्या है, पेन नंबर किसको लेना जरूरी है? क्या बोला मैंने? जैसे तुम लोगों के पास पेन नहीं है तो तुमने क्यों नहीं लिया, जरूरी है या नहीं है? और लेने के बाद कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे कोड करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे कोड करना जरूरी है। तो पेन नंबर किसको लेना जरूरी है?
और कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे कोड करना जरूरी है। आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? आधार से लिंक। अदरवाइज आपका पैन ना इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इनऑपरेटिव। और एक टीआरपी, आप अपना रिटर्न टीआरपी से भी वेरीफाई करा सकते हैं। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एक आदमी होता है, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है ना बच्चों, ऐसे एक टीआरपी होता है, आप अपना रिटर्न उससे वेरीफाई करा सकते हैं। बताओ बच्चों, बात समझ में आएगी आपको? ये क्या है? पैन नंबर किसको लेना जरूरी है और कहाँ कहाँ कोड करना जरूरी है। ये क्या है? और ये टीआरपी। हु विल साइन ऑन द रिटर्न? क्या बोला मैंने? बताओ, सेल्फ असेसमेंट। क्या बच्चों? जैसे मान लो कोई आदमी कमाता है, तो आपने जैसे पार्ट 1 के हिसाब से टोटल इनकम निकाल ली, टैक्स निकाल लिया, या वो पार्ट 2 के अंदर वो जितने भी लोग थे उनका सबका टोटल इनकम निकाल ली, टैक्स निकाल लिया। बताओ, जब हम आईटीआर भरते हैं, ये काम कौन करता है? टोटल इनकम निकालना, टैक्स निकालना, इंटरेस्ट लगाना, पेनल्टी फीस लगाना। क्या एओ बोलता है कि आपको कि भाई साहब आप फिर तो हम घर पे आ जाए, या खुद को करना होता है? जब खुद को करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ। एक बार आदमी अपना असेसमेंट खुद करेगा, खुद, उस घटना को क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। तो बताओ, ये सारे काम कौन कर रहा है? असेसी या डिपार्टमेंट? असेसी कर रहा है। और यहां कौन करता है? डिपार्टमेंट। यहां कौन करता है? डिपार्टमेंट। तो हम लोग इन तरह के सेक्शनों में रिटर्न वगैरह भरते हैं, और डिपार्टमेंट यहाँ क्या करता है? चेकिंग करता है। क्या करता है बच्चों? चेकिंग। आई होप बात समझ में आ गई बच्चों। ये नंबर्स मेरे नोट्स के अंदर आपको शुरू में सीक्वेंस में भी मिल जाएंगे, और मैं आपको रोज जब आऊंगा तो आने से पहले सब बोलूंगा, तो आपको सब याद हो जाएंगे। यहाँ तक समझ गए क्या बोल रहा हूँ? 148। ओके, तो एक बार बच्चों बताओ, 139(1) हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न? हु इज लायबल टू फाइल द रिटर्न? रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है? लॉस रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न। रिटर्न के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे? डिफेक्टिव रिटर्न, पैन नंबर, आधार, टीआरपी, हु विल साइन ऑन द रिटर्न, और सेल्फ असेसमेंट। अब हमने हमारा रिटर्न पहुंचा दिया। पहली पार्ट बात समझ में आ गई? ये हमको पढ़ना है। फिर मैं आता हूं किस पे? पार्ट 2 पे। सर आप ऐसे क्यों पढ़ाते हो? बच्चों नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी जब मैं पार्ट 1 पढ़ाऊंगा ना, 4 और 5, उनमें इन सेक्शनों के रेफरेंस आएंगे, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। तो एक बार जब मैं इनका पूरा ओवरव्यू दे दूंगा ना, तो आपको आराम से चीजें क्या आएगी? समझ में आएगी क्या बोल रहा हूं। अब ये क्या है? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, ये क्या है? अब एक सेक्शन आता है, कौन सा? 142 से लेके कौन सा? 145A। ये क्या है? बताऊं क्या है ये? है ना, देखो क्या है। कौन सा सेक्शन? 142A से लेके कौन सा? 145। देखो बच्चों, दो तरह के लोग होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिसने आरओआई क्या की? क्या की बच्चों? फाइल की। बोलो। और एक वो आदमी जिसने आरओआई क्या? फाइल किया? नहीं की? नॉट फाइल। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिसने आरओआई फाइल की, और एक वो जिसने आरओआई फाइल नहीं की। ठीक है, बताओ सरकार क्या चाहती है? सरकार को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे मिलेगी? आरओआई से। तुम आरओआई भर ही नहीं रहे हो, तो सरकार को क्या पता कि तुम कैसे कमा रहे हो? आज वालों उस गली के अंदर इतने सारे लोग हैं, ये आरओआई नहीं भरते, रिटर्न ही नहीं भरते, तो सरकार को क्या पता कौन कितना कमा रहा है, जब तक कि आपकी कोई कंप्लेन ना कर दे। ऐसे कौन किसी की कंप्लेन करता है बताओ? आज तुमने की कभी किसी की कंप्लेन? नहीं की ना। और तुम क्यों करोगे? तुम्हारी नहीं करते, बोलो आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसे आरओआई जब तक भरोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? आपको जानकर ताजुब होगा कि इंडिया में अब मोदी सरकार आने के बाद, वो अलग मैटर है, 140 करोड़ की आबादी में केवल 625 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं। कितना लोग? 625 करोड़। तो आईटीआर कौन भरते हैं? केवल 6 पॉइंट कितना? इतने करोड़। 140 करोड़ की आबादी में देख लो आप, रेशियो कितना कम है। और उसमें भी आधे तो इसलिए भरते हैं कि लोन पास कराना है ना। और आपको पता होना चाहिए दूसरा डेटा, 2014 का डेटा आपको मैं बताता हूं कि केवल पूरे इंडिया में 12 लाख ऐसे लोग थे जो 10 लाख से ज्यादा का रिटर्न भरते हैं। कितना बच्चों? 10। अब मोदी सरकार आने के बाद डेटा 32 से 40 लाख तक पहुंच चुका है, लेकिन अदरवाइज पूरे इंडिया में 10 लाख ही ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा का आईटीआर भरते हैं, अदरवाइज भरते ही नहीं। आप सुनो, 12-13 लाख लोग ही है, और जबकि 25-30 लाख तो बीएमडब्ल्यू घूमती होगी इंडिया में। बताओ आप लोग, समझ गए क्या बोल रहा हूं यहां पे? तो अब बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है सरकार के लिए? रिटर्न।
रिटर्न सरकार आपकी संपत्तियों से मैच करती है। कैसे? जैसे मान लो तुमने ITR भर दिया, इधर सरकार के पास सूचना आ गई कि इस आदमी की बैंक में इतने रुपए की FD है। सरकार के पास सूचना आ गई इस आदमी की बैंक में क्या इतने रुपए की FD है। अब तुम्हारी बैंक में FD है 50 लाख की, और सरकार, और तुम रिटर्न भर रहे हो कितने का? 5 लाख का। तो सरकार कहेगी 5 लाख की तो तुम रिटर्न भर रहे हो, उधर तुम्हारे पास 50 लाख की क्या है? FD है। पैसा कहां से आया? आजकल हर चीज हमारे आधार कार्ड से लिंक हो चुकी है। गाड़ी खरीदते हो तो आधार कार्ड, कुछ भी खरीद लो आधार कार्ड है। अब सरकार ने आजकल एक इतना अभी देखना बड़ा मजा आएगा, तो बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं। आजकल AIS सिस्टम आया है नया, उसके अंदर तुम्हारे को प्री रिटर्न इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि तुमने पूरे साल में 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, गाड़ी खरीदी, जमीन खरीदी, FD बनाई, ये खरीदा, वो खरीदा, और अब तुम्हारा रिटर्न तुम दिखा रहे हो 6 लाख का। ये पैसा कहां से आया? तो आपको एक डर लगेगा, यार सरकार को मेरे बारे में पहले से ही पता है। हो सकता है तुम्हारे पास पुराना पैसा सेविंग हो, उससे तुम लेके आ गए हो, या तुमको तुम्हारे फादर ने क्या दे दिया हो, गिफ्ट दे दिया हो। लेकिन एक बार तो तुम डर जाओगे, नहीं डर जाओगे? जैसे तुम ITR भरोगे 5 लाख, उधर आ रहा है पॉपअप होके कि तुमने 90 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 90 लाख का, तो आप डर जाओगे बच्चे। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गवर्नमेंट काम करिए, किस पे? आर्टिफिशियल, मतलब पहले से आपको पता होगा कि आपकी इनकम इतनी है, ठीक है। खैर एनीवे, तो ROI फाइल की, और दूसरा केस क्या हो गया? ROI फाइल नहीं की। बताओ सरकार का बैटल कंट्रोल किस पे होता है? अच्छा, अब सपोज करो 625 करोड़ लोगों ने ITR भर दी। कितने लोगों ने? 1.25। अब ITR कब भरी? जैसे ITR भरने की भी एक ड्यू डेट होती है। क्या होती है बच्चों? ड्यू डेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ है? अभी 21-22 खत्म हुआ है ना, बोलो। अब 31 जुलाई 2021 को मैंने ITR भरा, बोलो। अब सरकार, अब अगला साल चालू हो जाएगा। अगला साल कौन सा? 22-23। इसका ITR कब भरूंगा? इसका भरा कब मैंने? 31 जुलाई 22 को। इसका कब भरूंगा? 31 जुलाई 2023। बताओ बच्चों, सोच के बताना। सरकार को जो भी एक्शन लेना है, लेट लेना है, जल्दी से जल्दी। बताओ क्यों? अगर सरकार 10-10 साल तक एक्शन लेती रहेगी तो फिर तो अगले सालों के रिटर्न भी तो आ जाएंगे, मामला पेंडिंग में पेंडिंग होता जाएगा। तो आजकल सरकार हर चीज की ड्यू डेट क्या कर रही है? कम कर रही है, ताकि काम फटाफट से फटाफट हो। अब चेकिंग कैसे होती है तुम्हारी? चेकिंग 2 स्टेज की होती है। एक होती है ऐसी चेकिंग जो सॉफ्टवेयर ही पकड़ ले। क्या बोला मैंने? जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और एक वो चेकिंग, सॉफ्टवेयर हर चीज तो नहीं पकड़ सकता ना। बोलो, तुमने 4 और 4 का टोटल 7 दिखा दिया, इसको तो सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा, लेकिन तुमने 4 रिटर्न में दिखाई नहीं, तो सॉफ्टवेयर कैसे पकड़ेगा? तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है, और कुछ चीजें इंसान पकड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इंसान। समझ के बात हो क्या बोल रहा हूं? तो चेकिंग 2 लेयर की होती है। क्या होती है? 2 लेयर। सरकार क्या करती है? 97% लोगों को, क्या बोला मैंने? केवल उनका रिटर्न जाता है कंप्यूटर में, प्रोसेस होता है, सरकार के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, कंट्रोल होते हैं, वो उनको चेक करता है, और चेक करके तुम्हारे घर पे आ जाती है इंटीमेशन। क्या आ जाती है बच्चों? इंटीमेशन। आपने देखा होगा 143(1) की इंटीमेशन। तो वहां पे वो सब कंप्यूटर जनरेटेड मेल होती है। क्या होती है? कंप्यूटर जनरेटेड। यहां पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, अपने आप सरकार के इनबिल्ट क्या है? कंट्रोल्स है सॉफ्टवेयर में, वो चेक करके तुम्हारे घर पे क्या भेज दी जाती है? इंटीमेशन। इंटीमेशन की एक टाइम लिमिट होती है। तो बताओ, अगर किसी के घर पे इंटीमेशन आ गई तो कोई डरने वाली बात है क्या? वो बात अलग है कि तुम किसी सीए के पास चले गए और तुम उसके बाद बोलोगे भाई साहब ये आइए मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस देखे तो वैसे घबरा जाए आदमी। उसको बोलो ये आइए मेरे पास, तो वो क्या पता क्या बोलेगा? ऐसा नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं है, देखना पड़ेगा मामला। और फिर जितना डराएगा उतनी क्या मिलेगी? फीस मिलेगी। और ऐसे बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्लाइंट कहेगा काहे की फीस? आज मैं तुमको बोलूं टैक्स तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, तुम कहेंगे काहे की फीस? हम ही पढ़ लेंगे। बोलो, अब डराना तो पड़ता ही है ना। समझ गए? तो बच्चों ये तो इंटीमेशन है। एक बार घर की बात बताऊं, मेरे भैया थे, तो वो आए होते, हमारे कोई पार्टी चल रही थी, तो वो मेरे को बोला कि यार सचिन जरा ये है ना, ये देखना ही क्या है। तो उसमें इंटीमेशन थी, तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो, कुछ खास बात नहीं है। उनको विश्वास नहीं, उनको लगता है कि सचिन इंटरेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि मैं पैसा नहीं दूंगा ना। तो उन्होंने मेरे को क्या किया, मैंने ठीक है मेरे को बताया नहीं, फिर 2 महीने बाद मुझे मिले, देख तेरे को तो उस दिन कहा था ना तूने क्या कि है ना कुछ ही नहीं है। मैं एक सीए के पास गया, उसने पता नहीं क्या किया और मेरा काम हो गया है। मैंने कहा फीस कितनी थी? 5,000 रुपये। बोला क्या हो कुछ निकला? बोला कुछ नहीं, उसने देख लिया। क्या देखा? कुछ नहीं देखा उसने।
तो आप अगर बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो तो दुनिया बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठी है आपको। ठीक है, ये हो गई इंटीमेशन। इंटीमेशन में जो सॉफ्टवेयर में जो मिस्टेक होती है ना, बस वो निकाल लेते हैं वो। अब लोगों को पता चल जाए कि सरकार चेक ही नहीं करती, केवल सॉफ्टवेयर ही चेक करता है, तो लोग फिर ऐसी मिस्टेक ही नहीं करेंगे जो क्या सॉफ्टवेयर पकड़ ले। अब बताओ, जैसे कोई आदमी मान लो 50 कमाता है और रिटर्न में दिखाता ही 25 है, इस चीज को सॉफ्टवेयर कैसे पकड़ेगा बताओ? तो बताओ, अगर ऐसा हुआ तो लोग फिर बताओ वही गलती नहीं करेंगे जो सॉफ्टवेयर पकड़ता है, बाकी तो सब करेंगे। इनकम कम दिखाओ, खर्चे फर्ची डाल दो, बोलो उसको सॉफ्टवेयर कैसे पकड़ेगा? तो सरकार लोगों को, क्योंकि सरकार तुम पे विश्वास करती है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं को क्या 625 करोड़ लोगों को आ जाओ ऑफिस आओ और बताओ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। पॉसिबल नहीं है बच्चों एक एक लोगों को बुलाना। आज मैं मान लो तुम बच्चे हो, तुमको बुला बुला के मुझे बता तेरा कोर्स कितना हो गया तू बता, पॉसिबल नहीं है। मैं 2 दिन कर लूंगा 3 दिन करूंगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, रैंडमली, क्या बोला मैंने, रैंडमली 2 से 3% लोगों को, क्या बोला मैंने, 2 से 3% लोगों को एक नोटिस देती है जिसको बोलते हैं स्क्रूटनी नोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रूटनी। सबको आता है 2 से 3% लोगों को। अगर डिपार्टमेंट को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटी होती है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, वो इनको एक गाइडेंस देती थी कि 2 से 3% लोगों को रैंडमली नोटिस भेजना है। क्या भेजना है, नोटिस। तो रैंडमली किसी को भी नोटिस आते थे, मान लो सबके रिटर्न एक डब्बे में आ गए, फटाफट 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 25 नंबर, 100, तो जिसकी भी लॉटरी लग गई उसको क्या जाएगा, नोटिस। और फिर नोटिस में बुलाएगा, आइए और बताइए, आइए और ये इनकम कम तो नहीं दिखाई, टैक्स कम तो पे नहीं किया, रिफंड ज्यादा तो नहीं लिया। क्या आता है नोटिस में, इनकम कम तो नहीं दिखाई, टैक्स कम तो नहीं दिया, या लॉस ज्यादा क्लेम तो। फिर वो वहां पे तुमको बुलाएंगे और वो किस हद तक भी, मतलब पूरा डीप में जा सकते हैं, लेकिन बताओ कितने % लोगों की चेकिंग होती है, 2%। ये नोटिस किसको आता है, सबको या रैंडमली किसी को? ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आ सकता, एक तो रैंडमली आता है, प्लस जहां डिपार्टमेंट को शक होता है, क्या बोला मैंने, कि तुम्हारी जैसे रिटर्न के साथ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ITR के साथ मैच नहीं हो रहा, तो जिन पे शक होता है उन पे तो आता ही है, और रैंडमली किसी को भी। आज मान लो सैलरी वाले सेक्टर को पकड़ना है तो उन पे ज्यादा ध्यान, आज मान लो इस सेक्टर को पकड़ना है उन पे ज्यादा ध्यान, तो ये नोटिस रैंडमली किसी को भी आ सकता है। बट आने की एक क्या होती है, समय सीमा होती है, आने की क्या होती है, समय। और अब 2 बातें हो गई, 2 बातें हो गई, तो बताइए क्या, या तो तुम गए और या नहीं गए, बोलो बच्चों, 2 ही बातें होगी ना। या तो नोटिस का रिप्लाई दिया, कई लोग होते देख लेंगे, कई लोग होते हैं, कई लोगों की अप्रोच ऐसी होती देखा जाएगा, तो गए और नहीं गए। अगर गए तो अब तुम्हारे पे एक ऑर्डर पास होगा 143(3) का, क्या पास होगा, ऑर्डर, जिसको बोलते हैं असेसमेंट ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, असेसमेंट। इसको स्क्रूटनी ऑर्डर भी बोलते हैं, रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर भी बोलते हैं, और असेसमेंट ऑर्डर भी बोलते हैं। तो बताइए क्या सिस्टम हो, जल्दी से बताओ, जो ITR भरते हैं क्या सिस्टम हो, जल्दी से बताओ। 97% लोगों को तो आती है इंटीमेशन। इसमें क्या वो चेक करते हैं, कंप्यूटर चेक करता है। यहाँ पे 2 से 3% लोगों को नोटिस आता है, उसमें चोरों को आता है, किसी को भी आ सकता है, और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए और बताइए। क्या पूछे जाते हैं बताओ, इनकम कम तो नहीं बताई, टैक्स कम तो नहीं दिया, या लॉस ज्यादा तो क्लेम नहीं किया। फिर नोटिस आता है, आप जाएंगे, जब आप सेटिस्फैक्ट्री है, मान लो आपने इनकम 10 लाख दिखाई थी, AOP सेटिस्फाइड है 10 लाख ही है, तो 10 लाख से ऑर्डर जरूर पास होगा। एक बार आप में जो बदनामी का दाग लग गया, ऑर्डर तो पास होगा नहीं होगा, बोलो। ऐसा नहीं कि चाहो अच्छा ठीक है हो गया, ऑर्डर तो पास होगा, चाहे 10 है तो 10 ही होगा। और जो नहीं गए, क्या बोला मैंने, उनका क्या होगा भी बताऊंगा 2 देर में। अब मुझे बताओ इंटीमेशन किसको आती है, जिसने रिटर्न भरा। नोटिस किसको आता है, जिसने रिटर्न। ऑर्डर किस पे आता है, रिटर्न ही मत भरो ना प्रॉब्लम ही खत्म। बोलो भाई, सब कुछ किस पे हो रहा है, और जो आदमी मजे कर रहा है रिटर्न ही नहीं भर रहा, फिर काहे की चिंता बताओ। सरकार ने उनके लिए दूसरी व्यवस्था कर रखी है, अनाही आप लोग जो रिटर्न नहीं भरते, जो लोग रिटर्न नहीं भरते, तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, 2। अब देखो, जो रिटर्न नहीं भरते तो वैसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सरकार के पास कहीं से क्या आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन। आपको बताएंगे इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, जैसे आगे बढ़ेंगे बताएंगे सरकार को कैसे पता चलता है, सरकार के पास कहां से क्या आ जाए, कोई इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आएगी तो सरकार या तो आपको नोटिस देती है, क्या देती है, नोटिस। कौन से सेक्शन का बच्चों, सेक्शन नंबर ध्यान रखना, लिंकिंग जब बैठाऊंगा ना तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन क्या बोला था मैंने।
तभी मजा आएगा थ्योरी, वरना तो फिर थ्योरी लगेगी आपको, अदरवाइज प्रैक्टिकल है सब चीजें। बताओ 141 का क्या आएगा? नोटिस। इसमें आएगा प्लीज फाइल द रिटर्न। क्या आएगा बच्चों? प्लीज फाइल क्या? ROI। तो बच्चों दो तरह के लोग होते हैं, एक ROI भरता है और एक ROI इंटीमेशन या नोटिस। नोटिस का जवाब जब तो ऑर्डर पास होगा, जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? अब आपको बोला प्लीज फाइल द रिटर्न। अब ये सबको आता है या आ सकता है? आ सकता है, तो नहीं कि आएगा ही आएगा। जिसने रिटर्न, तुम्हारे को तो नहीं आएगा भी, आ सकता है कि सरकार के पास कोई क्या हो इंफॉर्मेशन, प्लीज फाइल द रिटर्न। उस केस में दो बातें होगी, क्या? भर दिया बोलो या नहीं भरा बोलो, यही तो होगा बच्चों। अगर भर दिया तो प्रोसेस यहीं से चालू हो जाएगा, फिर वही तो या तो खुद ने भरा या कहने पे भरा। क्या बोला मैंने? खुद ने भरा या कहने पे। अब तुमको लगता है कि यार मेरे पास फालतू नोटिस आ गया, मैं तो कमाई ना, भर दो ना। ऐसा थोड़ी कि नोटिस आया तो बड़ा बड़ा के भरना है, वो तो पहले भरते थे फिर, बट जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने इसलिए नहीं भरा था कि आपकी इनकम 2 लाख थी तो फिर आप 2 लाख का रिटर्न भरो, क्योंकि आपको कहा गया है, आपको कहा गया। अगर भर दिया तो फिर यही प्रोसेस चलेगा, और अगर नहीं भरा, यही तो होगा ना बच्चों, नहीं भरा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? जो लोग रिटर्न नहीं भरते, तो एक तो क्या आता है? नोटिस। किस चीज का? या आप पे डायरेक्ट नोटिस आता है, कौन सा? 144। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं क्या? बेस्ट क्या? जजमेंट नोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस्ट जजमेंट क्या? नोटिस। तो बताओ जो लोग रिटर्न नहीं भरते, या तो कुछ नहीं होगा, या ये वाला नोटिस आ सकता है, या ये भी आ। और यहां पे पूछा जाता है कारण बताओ कि हम तुम्हारी इनकम अनुमान से क्यों ना निकाले। क्या बोला मैंने? कारण बताओ, क्या हम तुम्हारी इनकम अनुमान से क्यों ना निकाले। मेरी बात समझ में आई क्या? बोला क्या बोलते हैं बच्चों? कारण बताओ, क्या हम तुम्हारी इनकम अनुमान से क्यों ना निकाले। इस केस में डिपार्टमेंट जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक एस्टिमेट लगा के तुम पे क्या पास करते हैं? ऑर्डर। अब तुमसे नोटिस आया, कारण बताओ तुम्हारी इनकम हमारे अनुमान से क्यों ना निकाले। अगर तुमने जवाब दे दिया, सही जवाब, क्या बोला मैंने? सही जवाब, जब तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी? ड्रॉप। क्या हो जाएगी बच्चों? ड्रॉप। ओके, कैंसिल, जाओ घर जाओ। और अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर तुम पे ऑर्डर पास होगा 144 का। क्या होगा बच्चों? 144 का क्या पास होगा? ऑर्डर पास। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? क्या बोला? ये सिस्टम है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैंने ओवरव्यू दिया। किसका बच्चों? पार्ट 1 और पार्ट 2। बताओ पार्ट 2 के सेक्शन समझ में आ गए क्या? बताओ क्या क्या बच्चों? इंटीमेशन आएगी या नोटिस आएगा। जवाब दिए गए तो ऑर्डर पास होगा, नहीं गए तो फिर कुछ होगा, बताएंगे। जिन्होंने रिटर्न, या तो क्या आएगा? नोटिस, प्लीज फाइल द रिटर्न। भर दिया तो ऐसा हो जाएगा, और अगर नहीं भरा तो क्या होगा बताऊंगा। और या डायरेक्ट भी क्या आ सकता है? 144। कारण बताओ कि तुम पे अनुमान से इनकम क्यों नहीं निकाली जाए। और जवाब अगर दे दिया जब तो ओके, और अगर जवाब तो क्या पास होगा? ऑर्डर पास होगा। बताओ ऑर्डर पास होगा। बताओ 143 उन लोगों पे होता है जिन्होंने रिटर्न भरा, और 144 जिन्होंने नहीं भरा। बात समझ आ गई? बात है। ये सब बातें काम आएगी जब मैं आपको 139, 4 और 5 पढ़ाऊंगा। ये सब बातें काम आएगी, समझ गए बात को? अच्छा, अब आपने बताओ रिटर्न भरा और आप नहीं गए। क्या बोला मैंने? तो फिर आपने वॉयलेशन किया। 144 का क्या आएगा? ऑर्डर नहीं, पहले क्या आएगा? नोटिस, और फिर 144 का क्या होगा? ऑर्डर पास। तो बताइए क्या 144 तभी होता है जब रिटर्न नहीं भरा, या रिटर्न भरने के बाद भी हो सकता है? हो रहा है ना यहाँ पे। तो जब तुम 139, 4 और 5 पढ़ोगे तो कई लोग गलत फहमी में रहते हैं। बट तो 144 तब भी हो सकता है जब रिटर्न भरा हो, और जब भी हो सकता है जब रिटर्न नहीं। समझ गए? बताओ नहीं गए तो क्या होगा? नोटिस आएगा, और क्या? ऑर्डर पास। दूसरा केस, कहने पे भी, तो बताओ कहने, ये भी तो एक नोटिस था, तो बताओ कहने पे भी तो क्या दोबारा से नोटिस आएगा या सीधा ऑर्डर पास होगा? अब उस केस में सीधा क्या पास होगा? 147 का क्या, 144 का क्या होगा? ऑर्डर। आगे क्या बात समझ में? अच्छा, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ क्या? पार्ट। ये सारे सेक्शन पढ़ने हैं अपन को। अब इनकी टाइम लिमिट्स बताऊंगा। मैंने ओवरऑल तो बता ही दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये बना लो बच्चों, पार्ट 2।
बहुत सारे सोर्स होते हैं, आधार भी हो गया, बैंक से कई ट्रांजेक्शन तुमने कर डाले, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। हाँ हाँ, उनको ही छोटे मोटे को ही, इतनी एनर्जी नहीं लगाते वो, है ना। ये क्या है बच्चों, पार्ट 2 बना लो, नहीं एरो बना के पार्ट 2 बना लो। ये चीज़ इसलिए बनवा रहा हूँ, आगे अभी 1 में काम आएगी। इसके नीचे बना लो, इसके नीचे नहीं आएगी तो लिख दो रेफर नेक्स्ट पेज, है ना। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन? यस सर। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, आपके हाथ में परसों नोट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्या होता है कि हर चीज़ को लिखवाऊंगा ना तो समय बहुत लगता है, फाइनल में क्या लिखाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कोई कोर्स बहुत ज़्यादा है, फिर ये कोर्स क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने प्रिंटेड नोट्स बना दिए, आप यहीं नोटिंग करेंगे जो भी है, ठीक है ना हमको। और आपको लगे कोई पॉइंट डिफिकल्ट है तो आप मेरे को बोल देना, मैं नोटिंग करवा दूंगा, ठीक है ना। सर ये क्या लिखा हुआ है, गए के पास? गए या नहीं गए? नोटिस ये के last जवाब में, में नोटिस के bracket जवाब में। में गए या नहीं गए नहीं गए। बताओ। नहीं गए तो order क्या के होगा? पास चलो। 144 का क्या आएगा? नोटिस। और फिर क्या पास होगा? ऑर्डर। इस सिस्टम को आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 की जान है ये सिस्टम। क्या सही जवाब? फिर नहीं ऑर्डर में पास, वही बात खत्म। यहां तो होता है, वहां सही जवाब के बाद ऑर्डर पर कुछ नहीं होता, बात खत्म। कहाँ पे? हाँ तो फिर तो ऊपर आ जाओगे ना यूं, फिर तो यूं चलेगा यूं। हाँ फिर वही जैसा प्रोसेस। बोलो बच्चों, अपन इनको 4 नाम दे दे। कौन से असेसमेंट? 4 असेसमेंट हो गए, 4 बताओ। 4 कौन कौन? बोलो 4 कौन कौन से हो गए? एक तो सेल्फ असेसमेंट, एक इंटीमेशन, एक स्कूटनी असेसमेंट, एक बैज। बताओ सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? हर आदमी अपनी इनकम खुद निकालता है, खुद असेस करता है। ये क्या होता है? इसमें टाइम लगता है फटाफट। स्कूटनी जब शक होता है, और ये फिर सरकार अपने एक तरफा। क्या बोल रहा हूं मैं? और सपोज करो
तुम यहां भी बच गए, कहां बच गए? तुमने रिटर्न भरा, केवल मामला इंटीमेशन में आके रह गया, जबकि तुमने चोरी की थी। क्या बोला मैंने? और जब मामला ये रह गया, रात तो नहीं लगी तुम्हारी लॉटरी, बोलो। या तुमको बुलाया और तुमने जवाब दे दिया, वो सेटिस्फाइड हो गया, जबकि वो पकड़ नहीं पाया, कौन? एओ। या तुम पे मान लो कुछ भी हो गया, मतलब डिपार्टमेंट तुमको पकड़ नहीं पाया। ये सारा काम है ना 2 साल के अंदर हो जाता है। कितने साल के अंदर? 2 साल बाद इनमें कोई एक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, एक आदमी जिसमें सब एक्शन हो गए फिर भी बच के निकल गया, बताओ क्या मजे हो गए? 2 साल बाद पार्टी दे दे बच्चों। उस केस में क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी आदमी पे पहले असेसमेंट नहीं हुआ और 2 साल बाद पता चलता है सरकार को, तो दोबारा से हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा। और जिस पे एक बार ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है, उसका रीअसेसमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? रीअसेसमेंट। उसकी भी एक समय सीमा है। क्या बोला मैंने? उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रीअसेसमेंट। बोलो। 140A, खुद से प्यार। सेल्फ मतलब खुद से प्यार, फटाफट प्यार, शक में प्यार, एक तरफा प्यार और फिर से प्यार। समझ गए क्या बोल रहा है? सारे ये तो हो गए बच्चों, यहां पे हो गया है ना आप लोग। 5 प्रकार के असेसमेंट होते हैं। कौन से? 5। कौन से? सेल्फ असेसमेंट, इंटीमेशन, स्कूटनी और ये। और एक आप जब सर्च पढ़ेंगे, सर्च, तो वहां पे आएगा 153। क्या बोला मैंने? 153 है ना, 153A। तो ये असेसमेंट होते हैं तुम्हारे। इनको तो बोलते हैं असेसमेंट और इनको बोलते हैं इंटीमेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। बात समझ आ गई बात? यहाँ पे तो बच्चों क्या ये चार्ट समझ में आ गया क्या ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, बताओ क्या होता है? ROI भरेंगे, या तो इंटीमेशन आएगी या नोटिस आएगा। इंटीमेशन के बाद भी नोटिस आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस में गए और नहीं गए, गए तो ऑर्डर, नहीं गए तो नोटिस और ऑर्डर। जिसने रिटर्न नहीं भरा, नोटिस आएगा, प्लीज फाइल आएगा या आ सकता है? आ सकता है। भर दिया तो यही प्रोसेस, नहीं भरा तो ऑर्डर पास होगा। अगर आपके डायरेक्ट ये भी आ सकता है, जवाब दिया तो वही मामला खत्म, और जवाब नहीं दिया तो क्या पास हो जाएगा? ऑर्डर पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर आपने ये तो बता दिया। उसके अलावा ये सारे सेक्शन आ गए 142, 143, 144। क्या बोला मैंने? और जो 145 है, क्या बोला मैंने बच्चों? ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बोलता है। क्या बोलता है बच्चों? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आपको पता है कि सैलरी की इनकम जो होती है ना, वो तो ड्यू रिसीव विच एवरेज अर्लियर, हाउस प्रॉपर्टी ड्यू बेसिस पे, कैपिटल गेन ट्रांसफर वाले साल, BNP और अदर सोर्स है ना। क्या बोला मैंने? वहाँ आपकी डिपेंड करता है आपकी मेथड अकाउंटिंग क्या है। अगर किताबें अक्रूवल बेसिस पे रखते हो तो अक्रूवल बेसिस पे होगा, और कैश बेसिस पे रखते हो तो। और फिर यही सेक्शन बोलता है कि इनकम टैक्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। आपने देखा था ना इंटर में ICDS होते हैं, ICDS। तो ये सेक्शन बोलते हैं कि जो अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ वो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स में भी क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। और उसके बाद नई दुनिया चालू हो जाती है। कौन सी? 147 से लेके 158। तो अब बताओ, पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पार्ट 1, फिर क्या पढ़ाऊंगा? पार्ट 2, उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा? पार्ट 3। इस तरह से बताओ DT कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में। ये चैप्टर 3 पार्ट में बना हुआ है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं? पार्ट 1। ये रहा पार्ट 1। दिख रहा है सबको ऑनलाइन? आपको दिख रहा है? यस सर। है ना? पार्ट 1 देखो, ये सेक्शन बोल रहा है हु इज लाइबल टू फाइल द रिटर्न। रिटर्न भरने के लिए कौन लाइबल है? ठीक है, ये जनरल प्रोविजन है। ये लिखा हुआ है एवरी पर्सन। क्या है वो? कंपनी और फर्म। कंपनी और फर्म को हमेशा रिटर्न भरना है, हमेशा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो, फॉरेन कंपनी हो। अगर फॉरेन कंपनी की इंडिया में टैक्सेबल हो, कंपनी डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही हो, सब बाइंडिंग होने की तरफ जा रही हो, कंपनी और फर्म को चाहे इनकम हो या ना हो, बिजनेस स्टार्ट किया हो नहीं किया हो, लॉस हो, कंपनी और फर्म को तो हमेशा भरना है। समझ गए? इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। किसके लिए? जैसे मैंने और मेरे दोस्त ने कभी फर्म बनाई है, आज हमको साल भर हो गया, हमने अभी तक 1 रुपये का भी उसमें काम, बस सोचा कि ये काम करेंगे, किया नहीं, फिर भी ITR भरना पड़ेगा। कंपनी और फर्म को हमेशा भरना रिटर्न। कौन बोलता है? सेक्शन कौन सा? 139(1). जो अदर बच गए, क्या बच गए बच्चों? अदर।
अदर कौन, इनको छोड़कर। तो अदर के केस में अगर आपकी टोटल इनकम, क्या बोला मैंने, ज्यादा है किससे, तो ऑन और बिफोर क्या, ड्यू डेट, आप आरओआई भरोगे प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब तरीके से और प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर के साथ, जो सेक्शन 139(6) में और 6A में बता रहा है। क्या हुई इसकी हिंदी, कंपनी और फर्म तो हमेशा भरेगी, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, बिजनेस स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ हो, सबको भरना है। और जो बाकी बच गए, जैसे मैं हूं, पता मुझे कब भरना है, टोटल इनकम एक लिमिट से क्या हो, ज्यादा हो। रिटर्न कैसे भरा जाएगा, ड्यू डेट तक भरा जाएगा, प्रेस्क्राइब फॉर्म में भरा जाएगा, प्रेस्क्राइब मैनर में भरा जाएगा, और क्या प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर से भरा जाएगा। समझ गए बच्चों। मैं आपको ये नोट्स तो दूंगा मंडे को, मैं इसकी एक फ्रेमिंग कर रहा हूं, तो कि चैप्टर को फ्लो चार्ट में ला दूं। क्या ला दूं बच्चों, फ्लो चार्ट। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे फाइल भेज दी है, है ना। तो मैं क्लास लेने से पहले ही कुछ फ्लो चार्ट बना दूंगा ताकि वो याद रहे। बाकी आप पढ़ना ऐसे ही है, पढ़ेंगे तो कैसे, यही पढ़ेंगे सेक्शन, और इसका जो समरी है जो आपको कह रहा है ध्यान। तो आप देखेंगे, मैंने एक पहला फ्लो चार्ट देखेंगे इस सेक्शन का, मिल गया आपको। समझ गया बच्चे, यहां पे क्या समझ में आ गई बात यहां पे। तो क्या बोला मैंने, कंपनी और फर्म तो क्या भरेगी, हमेशा भरेगी, और जो बाकी पर्सन जब भरेगी जब उनकी टोटल इनकम क्या है, लिमिट से ज्यादा है। अच्छा, अभी क्या बोला, टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। ये क्या चीज है बच्चों, जैसे मान लो बच्चों एक माइनर है, क्या है बच्चों, माइनर। जैसे एक सचिन अजमेरा है, ये तो मैं खुद हो गया, और मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। ओके बच्चों, मान लो मेरा माइनर चाइल्ड है ना, वो एक तो अपने दिमाग से पैसा कमाता है, और एक मैंने क्या दिया उसको, मैंने उसके नाम से इन्वेस्टमेंट किया, उससे 1 लाख रुपए कमाए, और उसने अपनी स्किल से क्या 10 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए, 10 लाख। आपको क्लबिंग चैप्टर याद होगा कि जो माइनर इन्वेस्टमेंट से कमाता है, बोलो, वो तो मेरे में क्लब होगा, और जो माइनर स्किल से कमाता है वो माइनर की खुद की इनकम होती है। तो लेकिन अब खुद की इनकम ये तो जुड़ेगी नहीं, तो फिर मैं 2 रिटर्न भरूंगा। मैं कितने रिटर्न भरूंगा, एक तो सचिन अजमेरा इंडिविजुअल का, जहां इनकम दिखाऊंगा 11 लाख की, और एक भरूंगा सचिन अजमेरा रिप्रेजेंटेटिव अर्णव अजमेरा। क्या बोला मैंने, सचिन अजमेरा रिप्रेजेंटेटिव किसका, और उसके ब्याप पर अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो उसके ब्याप पर भी मैं क्या भरूंगा बच्चों, आईटीआर भरूंगा। बताओ, एक रिटर्न भरूंगा, 2 भरूंगा, 2, एक तो खुद का और एक, तो क्या दोनों को जोड़कर मैं दिखाऊंगा अलग अलग रिटर्न। अब क्योंकि माइनर तो जा नहीं सकता, तो उसके ब्याप पर मैं जाऊंगा, तो उस केस में मेरे पास हमेशा नोटिस आएगा, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्णव अजमेरा। एक पागल आदमी है, अब पागल आदमी ने कई बार पागल नामी के कई संपत्तियां होती है, उसका रिटर्न कौन भरेगा, उसका लीगल आयर, तो वो खुद की इनकम में दिखाएगा, उसके ब्याप पर भरेगा, उसके ब्याप, अगर उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा। एक एनआरआई होता है, एनआरआई की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, तो उसको एक एजेंट बताना पड़ता है, पढ़ेंगे आप 163 में, तो उसका एजेंट एनआरआई के ब्याप पे क्या भरेगा, रिटर्न भरेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है लॉ, क्या बोल रहा है लॉ, कि कंपनी और फर्म तो हमेशा भरेगी खुद की इनकम या किसी और की इनकम जिसके लिए आप लायबल हो, जिसके क्या लिए, तो आपको बताओ प्रेस्क्राइब फॉर्म में, प्रेस्क्राइब मैनर में क्या भरना पड़ेगा बच्चों, रिटर्न भरना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आपको। फिर क्या है, थर्ड प्रोविजो, कंपनी और फर्म हमेशा भरेगी वापस, चाहे इनकम हो या लॉस हो।
क्या ये बात समझ में आ गई है बच्चों? अच्छा, अब सपोज करो मेरी इनकम 2 लाख रुपए है। मेरी इनकम कितनी है? 2 लाख। टोटल इनकम, टोटल इनकम किसे कहते हैं? पांचों ऐड का टोटल लगाना, क्लबिंग जोड़ना, लॉस को माइनस करना, क्या आ जाती है? GTI। 80 के डिडक्शन ले लेना और बताओ मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई? 2 लाख रुपए आ गई। तो बताओ मुझे रिटर्न भरने की जरूरत है क्या? नहीं है। एक नया प्रोविजन आया है, नया प्रोविजन, और ये प्रोविजन आया है क्या? ये प्रोविजन 7th प्रोविजन क्या है बच्चों? अगर आपकी भले ही एनी पर्सन अदर देन कंपनी फर्म, बताओ अदर देन कंपनी फर्म क्यों किया? क्योंकि ये तो वैसे ही भरेगी ये तो वैसे ही भरेंगे। कोई भी पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द होल प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, होल, अगर उसने क्या कर दिया? डिपॉजिट करा दिया। क्या करा दिया? डिपॉजिट। कितना? 1 करोड़ से ज्यादा, ज्यादा एग्जैक्ट नहीं, ज्यादा, 1 और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। अगर आपने बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, 1 करोड़ से, तो आपको चाहे भले ही टोटल इनकम 1 रुपया हो, आपको ITR बनना जरूरी है। अब देखो, एक तो बताओ कौन कौन ITR बनने के लायक है, सीधा से लिख दो। और एक एग्जामिनर आपको अगर आपको घुमाए तो बताओ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें? क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्या क्या, कि मान लो आपने सेविंग अकाउंट में, क्या बोला मैंने? सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए, बताओ रिटर्न भरना है क्या? रिटर्न नहीं भरना, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट। पहला पॉइंट। सर सेविंग अकाउंट, अरे सेविंग अकाउंट में तो वैसे सरकार का बहुत कंट्रोल है। अगर तुम सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा कराओ एक बार, तुम्हारे पे वैसे सेक्शन 285 के अंदर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, एक अलग ही कंट्रोल है। तो वहां तो सरकार का ऑलरेडी क्या है? कंट्रोल है। करंट अकाउंट में आपने अगर कितना जमा करा दिया? 1 करोड़, तो बताइए आपको रिटर्न भरना क्या है? जरूरी है। इससे बच्चों छोटे मोटे व्यापारी सबको पकड़ लिया, 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, जिनका भी 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया मान लो आप। अच्छा सर, कैश की बात हो रही है या दोनों की बात हो रही है? ही डिपॉजिटेड, कहां लिखा हुआ है? कैश डिपॉजिटेड, मतलब चेक हो या कैश हो या ऑनलाइन हो, आपके करंट अकाउंट में कितना आ गया? 1 करोड़ से ज्यादा, कैश हो या चेक हो। अब क्वेश्चन उठता है, तो चेक हो या कैश हो, करंट अकाउंट की बात हो रही है। अब बताओ, एक होता है कि मेरा SBI बैंक है, कौन सा बैंक है बच्चों? SBI। और एक मेरा यूको बैंक है, क्या बच्चों? यूको। 60 यहां जमा कराया और 60 यहां जमा कराया। अब बताओ, नहीं एक ही में नहीं, एसएससी है मेरे, 2 जगह करंट अकाउंट है, SBI में, यूको में भी। तो बताओ अब होगा नहीं होगा? नहीं बच्चों, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है? ही डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन विद ए बैंकिंग कंपनी। यहां क्या लिखा हुआ है? ए। बैंकिंग कंपनीज लिखा हुआ है क्या? ए मतलब एक कंपनी। अगर डिटेल पढ़ना हो तो CA फाइनल करना हो तो ये बस वर्ड का कैसे पकड़ते हैं यहाँ पे विदे क्या? बैंकिंग कंपनी। बताइए अगर अलग अलग में कराया तो फिर चलेगा, फिर जरूरत नहीं है। लेकिन SBI की 3 ब्रांचों में करवा दिया तो फिर करेगा। तो क्या क्या बात है बताइए मैंने? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, अलग अलग बैंक है, एक ही बैंक है, कैश है, चेक है, दोनों। आगे बात समझना चाहिए, तो रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज कितना? 2 लाख फॉर खुद पर या एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री। क्या मतलब? अब देखो बच्चों, तुम रिटर्न भरते नहीं हो और फॉरेन में जाके 2 लाख का खर्चा कर रहे हो, इसका फॉरेन में कौन जाता है बताओ? ऐसा होगा तो जाएगा ना बच्चों। तो ये इसका मतलब तुम ITR तो भर रहे हो 1 रुपए का और फॉरेन में खर्च कर रहे हो 2 लाख पे खुद पे किसी और पे, तो आपको भी ITR भरना क्या है? जरूरी है। फॉर ट्रेवल का मतलब क्या? घूमना फिरना, मतलब हवाई जहाज का या खाना पीना सारा? सारा। यहां लिखा है फॉर ट्रेवल। क्या लिखा हुआ है? अगर ऑन लिखा होता ऑन ट्रेवल तो हवाई जहाज ही होता। यहां पे क्या लिखा है? फॉर ट्रेवल, मतलब ट्रेवलिंग के लिए जितना भी क्या हुआ खर्चा हुआ सारा आएगा बच्चों। यहां अरे बात समझ में आएगी क्या बोला मैंने यहाँ? ठीक है बच्चों, हालांकि इतनी बारीकी तुम्हारा तो पूछता ही क्या, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं है तो तुम फालतू परेशान होते हो, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे में। ठीक है, तुम लोगों को क्या है, ये लगता है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज पढ़ना पड़ता है। 2 ही सब्जेक्ट तो भारी है, CFR और DT। अभी मैं इंटरव्यू डाल रहा हूँ बच्चों के, वो 2 ही बोलते हैं, CFR और DT।
अब आपको ये समझना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चीज़ को कितना पढ़ना है। ये तो अपना विवेक काम लो, मैं तो कई बार बोल चुका, इसको पढ़ना है, इसको कम पढ़ना है, वो आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। छोड़ कुछ नहीं सकता, ये जान लेना। आप छोड़ोगे तो फंसोगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई। अब बताओ, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक महीने का, पूरे साल का? पूरे साल। एक महीने की बात नहीं हो रही है। अगर आपके पूरे साल का बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा का है, अगर आप इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन में आ जाते हो तो आपको आईटीआर भरना क्या है? कंपल्सरी। समझ गए क्या बच्चों क्या बोल रहा हूं? आईटीआर भरना क्या है? अब पेपर कैसे बिगड़ता है? दिसंबर 20 का जब पेपर हुआ था तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तुम्हारे, उसमें पूछा कि फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्च करते तो कितने के ऊपर आईटीआर भरना होता है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो बच्चे 1 लाख लिख के आ गए, जबकि वहां पे क्या था? 2 लाख। कंफ्यूज हो गए वो। समझिए बात हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? तो क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या बच्चों? बताओ। तो इन लोगों को क्या भरना जरूरी है बच्चों? आईटीआर। ठीक है, अच्छा, एक ये हो गया मेरा। उसके बाद एक 6 प्रोविजो आता है क्या बच्चों? 6 प्रोविजो। ये क्या बोलता है? जैसे मान लो बच्चों, 2 तरह के लोग हैं, एक 40 साल वाला और एक 65 साल वाला। कितने साल का? मान लो इसकी सैलरी इनकम 4 लाख रुपए है और इसने 80C से लेके 80U का जो डिडक्शन है, 80C से लेके क्या वो मान लो 2 लाख रुपए ले लिया, तो बताओ ये उसकी क्या आ गई? टोटल इनकम कितनी? 2 लाख। एक ये आदमी है जिसकी 5 लाख रुपए क्या थी? इनकम थी, बोलो, और उसने 80C से 80U का डिडक्शन 2,25,000 ले लिया, बताओ कितना बचा? 2,75,000। तो अगर मैं सेक्शन 139(1) देखूं जो कहता है किसी भी पर्सन की टोटल इनकम अगर ज्यादा है तो रिटर्न भरना जरूरी है, बोलो ना। तो इसको रिटर्न भरने की कोई जरूरत है? क्योंकि इस पे 3 लाख की लिमिट लगती है, इसमें 2 लाख की लगती है। बट सरकार चाहती है कि तुमने डिडक्शन सही लिए हैं या गलत, चेक करना चाहती है। तो नो डाउट टैक्स तो तुम्हारा 0 ही बनेगा, बट सरकार चेक करना चाहती है कि इस आदमी ने डिडक्शन सही लिए हैं या। तो सरकार ने एक 6 प्रोविजन बनाया। क्या बनाया? और बोला इसका इफेक्ट देने से पहले। किसका इफेक्ट देने से पहले? अब बताओ टोटल इनकम कितनी है? 4 और 5 आईटीआर बनना जरूरी है। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, किसकी? इस वाले सेक्शन की बात करूं, तो मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी, 2 और 2 75 था। लेकिन इस बात को ओवरराइड कर दिया। अब बोला क्या कि तेरे को क्या भरना है? रिटर्न भरना है। बोलो बात समझ आ गई? अच्छी। हाँ बस यही बोलो डायरेक्ट। क्या आपकी जीटीआई ज्यादा हो? क्या बोलो बच्चों? जीटीआई। समझ गए बच्चों क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब बच्चों एक सपोज करो एक आदमी को 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी। कितने की? बताओ सेल कितने की आई? 4 करोड़। और उसने 54 में 4 करोड़ का क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट। गेन कितना? 0। जीटीआई कितनी? 0। टोटल इनकम कितनी? 0। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर डाला, रिटर्न भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो क्यों? मान लो कैपिटल गेन देखो, हम क्या निकालते हैं पहले? 4 करोड़ का गेन। बोलो कैपिटल गेन में दिखाते हैं 4 करोड़ का हमने मकान के बदले मकान खरीद लिया। बताओ क्या आ गई? एग्जम्पशन। जीटीआई कितनी? 0। डिडक्शन कितना? 0। और टोटल इनकम कितनी? 0। अब देखा जाए तो अगर तुम 139 में लगाते हो तो भी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, 6 प्रोविजन लगाते हो तो भी जरूरत है। अब बताओ इतना बड़ा ट्रांजैक्शन लोग कहते हैं क्या जरूरत है रिटर्न भरने की? हम तो लायबल ही नहीं है, और तुमने इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर दिया और तुम तो लायबल ही नहीं हो, तो ये क्या होगा? भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए? तो सरकार ने क्या बोला? इन एग्जम्पशन का बेनिफिट देने से पहले टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, रिटर्न भरना क्या है? कंपल्सरी। बोलो बात समझ आ गई क्या? बोलो मैंने तो बताओ मैंने कौन कौन से सेक्शन पढ़ा दिए बच्चों? 7 प्रोविजन पढ़ा दिया, 6 प्रोविजन पढ़ा दिया, कल 4th और 5th बताऊंगा, और कौन सा बता दिया बच्चों? 1 बता दिया। क्या बता दिया? 1 बता दिया। बात समझ आ गई बच्चों पे? कल अपन पढ़ेंगे कौन सा? ये धांसुए कौन सा? 4th और 5th। क्या सीख रहे हैं बताओ? पहला टॉपिक क्या बताया था? हु इज लाइबल टू फाइल द रिटर्न। एक तो इसकी टोटल इनकम ज्यादा है, एक जिसका बिजली का बिल साल का 1 लाख से ज्यादा रहा है, करंट अकाउंट में एक ही बैंक में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करा दिया, फॉरेन ट्रैवलिंग में खुद पे किसी और पे 2 लाख से ज्यादा खर्च कर दिया,
या चैप्टर 6 से या 54 का बेनिफिट देने से पहले अगर उसकी टोटल इनकम क्या है ज़्यादा। बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने बोले, इसके नोट्स बना लो, नहीं तो बच्चों फिर बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी लिखवाऊंगा ना बच्चों, फिर ये चैप्टर 1 महीना चलेगा, फिर वो बच्चा क्या बोर हो जाता है, यार कोर्स नहीं हुआ, वरना मैं तो लिखवा दूंगा हिंदी में एक एक करके। इंटर में तो लिखाते ही थे ना, तो अभी फाइनल में लिखवाने की कोशिश की, लेकिन वो कोर्स बहुत बड़ा हो गया, इसलिए बच्चों अपन लिखवा नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ नोट्स में दे दिया मैंने। समझ गए क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? आपके हाथ में होंगे, आप यही नोटिंग कर लेना। हाँ कुछ बातें होगी, मैं आपको फ्लो चार्ट दे दूंगा, जो बता रहा हूँ ना, जो की बातें हैं वो वहाँ मैं लिखवा दूंगा आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे। और आप क्या करेंगे, जितना आपने पढ़ा उसका समरी क्या बना लो अपने हिसाब से कि वो क्या बोल रहा है, नहीं तो बच्चों डीटी में फिर दिक्कत आएगी। जो भी बड़े सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें अपने नोट्स बनाना क्या करो, चालू करो, क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी समराइज है, आप समरी की भी क्या बना लो, समरी बना लो, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो डीटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, कितने चैप्टर्स के अंदर देखो आप यहाँ। समझ गए बच्चों? थैंक यू। क्या